जो ज्योग्राफर थे 19th सेंचुरी के अंदर, वो चाहते थे कि जो अर्थ की जो इंटीरियर है ना, वो किस किस मिनरल से बनी हुई है, वो किस तरीके का फॉर्मेशन है, उसको जानने के लिए ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी। अर्थ की जो रेडियस को अगर हम देखें तो वो 6317 किलोमीटर की है, जहाँ तक पहुँचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसके अल्टरनेटिव देखे गए जोग्राफर्स के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा जो नॉलेज थी ना इंटीरियर की, वो फिर स्टार्टिंग में बेसिस बना एस्टिमेट और इन्फेरेंस के द्वारा। तो भाई तुक्केबाजी से यहाँ पे काम चलाया गया। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सोर्सेज की बात करें तो ज्योग्राफर ने डायरेक्ट सोर्सेज की भी तरफ रुझान किया। तो एक तो ये सोचा कि यार हम लोग क्या करते हैं ना, गड्ढा खोदना करना शुरू कर देते हैं। तो जितना ज़्यादा डीप गड्ढा करेंगे तो उतने ही ज़्यादा हमें जो मिनरल्स है धरती के अंदर के वो मिलेंगे, और उसको स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह के मिनरल्स हैं। तो क्या क्या किया, तो साइंटिस्ट जो थे ना वो मेनली दो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। एक था डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और दूसरा था इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो डीपेस्ट जो ड्रिलिंग था ना वो कोला के अंदर किया गया, आर्टिक ओशन के अंदर, जो कि सबसे ज्यादा डीपेस्ट था 12 किलोमीटर, जहां से साइंटिस्टों ने एनालाइज किया भाई मिनरल्स जो भी उन्होंने उस डेप्थ से कलेक्ट करे थे। अब जो दूसरा जो मेन डायरेक्ट सोर्स आ जाता है वो है वॉल्केनिक इरप्शन, जहाँ पे जब मोल्टन मैग्मा जब वहाँ से निकलता है तो उसके सैंपल्स को कलेक्ट करके साइंटिस्ट ने ये पता लगाने की कोशिश करी कि किस तरीके के जो मिनरल फॉर्म्स है ना वो मैग्मा से मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट को ज़्यादा संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, इसलिए साइंटिस्ट इनडायरेक्ट सोर्सेज की तरफ गए। तो साइंटिस्ट तो ये तो जानते थे कि जैसे जैसे हम माइनिंग करते हैं धरती के अंदर तो टेम्परेचर और जो प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है। तो ज्योग्राफर ने ये एस्टिमेट किया कि भाई जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा और जो प्रेशर और जो डेंसिटी ऑफ मटेरियल है ना वो भी बढ़ती जाएगी विद द डेप्थ जितना अंदर जाएंगे। दूसरा जो इनडायरेक्ट सोर्स इन्होंने यूज किया मीटियोर्स का यूज करके, हालांकि ये डायरेक्ट सोर्स तो नहीं था बट फिर भी इन्होंने एस्टिमेट उससे लगाने की कोशिश करी। तीसरा जो इन्होंने यूज किया ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फील्ड एंड सिस्मिक एक्टिविटी को लेके, जो ग्रेविटी का जो इन्होंने यूज किया, उन्होंने देखा कि भाई पोल की तरफ सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है एज कंपेयर टू दी इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर जो होता है वो कोर से बहुत ज्यादा दूर होता है, इसलिए ग्रेविटी का जो फोर्स है वो बहुत कम है, और जो पोल साइड है वो सबसे पास है कोर से, तो उस वहां पे ग्रेविटी जो है बहुत ज्यादा है। और जो मैग्नेटिक सर्वे का जो इन्होंने यूज करना शुरू किया उसकी वजह से इनको ये पता चला कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल है ना क्रिस्टल फॉर्म्स के अंदर वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे पड़े हुए हैं, जिसकी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो काम करती है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट को ना पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहे थे कि जो वो स्टडी नहीं कर पा रहे थे इंटीरियर ऑफ अर्थ की। तो उसके लिए ना साइंटिस्टों ने क्या किया, अर्थ वेव की वेव्स को समझने का शुरू किया। जो अर्थक्वेक होता है ना वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन होता है, अचानक से आता है विद द डिस्टर्बेंस इन द क्रिस्टल फॉर्म। तो जब अर्थक्वेक आता है तो जहां से जब एनर्जी रिलीज होती है ना तो उसको फोकस पॉइंट कहते हैं, और वहां से जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो सभी डायरेक्शनों में फैल जाती है। जो एनर्जी सरफेस पे पहुंचती है और सबसे नियरेस्ट टू दी फोकस होती है उसको एपिसेंटर कहा जाता है, और वहां से एक नई वेव शुरू होती है, वो होती है भाई सेकेंडरी वेव, जो कि डिस्टरबेंस पहुंचाती है धरती के सरफेस के ऊपर। तो जो इनकी वेव्स होती है ना अर्थक्वेक की, इसको रिकॉर्ड करने के लिए ना एक सिस्मोग्राफ होता है, जहां पे ये ना रिकॉर्ड करता है कि कितनी डेंसिटी के साथ जो है ये एनर्जी रिलीज हुई है। तो जो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है ना वो बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है बॉडी वेव और एक होती है सरफेस वेव। बॉडी वेव जो होती है ना वो जनरेट होती है जो भी एनर्जी रिलीज हुई है भाई फोकस पॉइंट से, और वो सभी डायरेक्शनों के अंदर ट्रेवल करने लग जाती है अर्थ की बॉडी में, तभी इसी को हम इसलिए बॉडी वेव कहते हैं। दूसरी वेव जो होती है वो होती है सरफेस वेव, जब वो तब जनरेट होती है जब वो धरती की सतह पे आ जाती है, तब उसे सरफेस वेव कहते हैं। ये जो वेव्स होती है ना वो पूरी सरफेस के ऊपर फैल जाती है और जो भी डिस्ट्रक्शन होता है ना ये वो कॉज करती है। अब जो ये जो बॉडी वेव्स होती है ना ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है पी और एक होता है एस वेव। जो पी वेव जो होती है ना वो सबसे ज्यादा तेज होती है और सबसे पहले धरती के सरफेस के ऊपर अराइव होती है, इसलिए हम इसको प्राइमरी वेव कहते हैं। और ये जो प्राइमरी वेव की ये खासियत है कि ये साउंड वेव की तरह सिमिलर होती है, मतलब
कि ये ट्रेवल कर सकती है गैस में भी, लिक्विड में भी और सॉलिड मटेरियल में भी। लेकिन जो एस वेव जो होती है, जिसको हम जो अराइव होती है सरफेस के ऊपर कुछ टाइम लैग के साथ, मतलब पहले प्राइमरी वेव आएगी और उसके बाद सेकेंडरी वेव आएगी। जो इसकी खासियत क्या है सेकेंडरी वेव की, ये केवल और केवल सॉलिड मटेरियल के ऊपर ये ट्रेवल कर पाती है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना एस वेव की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट के लिए कि इंटीरियर ये समझने के लिए कि धरती का जो इंटीरियर है वो कैसा है। अब आप इस चीज को समझो, अगर जब सेकेंडरी वेव जब आएगी विद टाइम लैग, तो वहां से हम ट्रैक कर सकते हैं कि कहां पे लिक्विड था और कहां पे नहीं है। अगर वेव आ गई तो मतलब सॉलिड है, और अगर वेव नहीं आई मतलब कि वहां पे लिक्विड है या फिर वॉक्यूम है या फिर गैस है। उसी चीज को नाम देते हुए शैडो जोन का नाम आया। तो जो अर्थक्वेक की जो वेव थी ना, वो रिकॉर्ड करती है बाय सेस्मोग्राफिक को, जिससे कि लोकेट कर पाते हैं लोकेशंस को। हाउएवर ये जो एग्जिस्ट जो सम स्पेसिफिक एरिया है ना, जहां पे जो वेव रिकॉर्ड नहीं कर पाते, उसको हम शैडो जोन कहते हैं। अगर आप ये फिगर देख पा रहे हो, आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो ये पी वेव की जो शैडो जोन है ना, वो कहाँ कहाँ है। जैसे कि जो पी वेव है, जब वो ट्रेवल कर रहा है कोर से ऊपर, मतलब 105 डिग्री ऊपर, तो वहां पे वो आराम से ट्रेवल कर पा रही है। लेकिन जहां पे लिक्विड है वहां पे वो रिफ्लेक्ट थोड़ा बैंड होके फिर वो 145 डिग्री तक ट्रेवल कर रही है। मतलब 105 से लेके 145 डिग्री तक वहां पे कोई भी पी वेव नहीं जा सकती, क्योंकि वो वहां कोर जो लिक्विड है वहां से वो क्या कर रही है, वो बैंड कर पा रही है। और अगर हम एस वेव की बात करें, तो एस वेव जो है वो 105 डिग्री से ऊपर ही ट्रेवल कर पाएगी। उसके बाद जो लिक्विड आ जाता है और जो गैस आ जाती है कोर के पास, वो वहां से ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी। तो 105 डिग्री के नीचे कहीं भी हमें कोई भी वेव रिकॉर्ड होने को नहीं मिलती। इस चीज से ज्योग्राफर को समझ में आया कि